हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th में दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा जो कि सेटअप एग्जाम का है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 तक कर दिए थे। इसमें क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 35 से है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और इन कोणों के अंतरित करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी सिद्ध करना हमको समरूप होता है दो त्रिभुज। तो देखिए इसका कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले एक देखिए बाबू, छोटा त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। एक बड़ा त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे बाबू, इससे डबल। तो ये त्रिभुज बना दिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। तो जब भी पढ़ें तो एगो फिक्स 100% पूछता है। जब भी हल करेंगे तो 4 कंडीशन लिखेंगे। 1 नंबर में लिखेंगे दिया है, 2 नंबर में लिखेंगे सिद्ध करना है, 3 नंबर में लिखेंगे रचना, 4 नंबर में लिखेंगे प्रमाण। तो 1 नंबर में पहले क्या लिखेंगे बाबू, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। अब दिया क्या है, क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। सिद्ध करे यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, के अंतरित करने वाले भुजाएं अनुपातिक हो। अनुपातिक मतलब अनुपात में हो। जिसे कोण जो बनाया है ना, तो इसका इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना दिया हुआ है। अब लिखेंगे 2 नंबर में सिद्ध करना है। क्या लिखें बाबू, सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी त्रिभुज ए बी सी है ना, समरूप त्रिभुज होगा किसका, पी क्यू आर का। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। अब आगे देखिए 3 नंबर में लिखेंगे रचना। तो रचना में देखिए क्या किए, पी क्यू और पी आर पर 2 बिंदु लिए, एम और एन। वही चीज़ रचना में लिखना है, जो किए वो चीज़ लिखना है। तो क्या लिखें, पी क्यू तथा पी आर पर 2 बिंदु एम तथा एन इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर पी एम तथा ए सी बराबर पी एन। हमको देखिए पहले सिद्ध क्या करना। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी जी है ना, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के करना है। तो समरूप के लिए कसौटी बताए हैं, यानी 3 को कोण है जो बराबर कर देंगे, एंगल समरूपता त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कहने मतलब ई कोण इसके बराबर है, ई कोण इसके बराबर अगर जो कर देंगे, ई कोण इसके बराबर कर देंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिभुज लीजिए ए वाला छोटा ए बी सी तथा त्रिभुज पी एम एन में। अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो कोण ए बराबर कोण पी, ये तो दिया है। क्या है बाबू, दिया है। क्वेश्चन में है दिया है। ये देखिए यहाँ पे है दिया हुआ। अब देखिए क्या किए हम, ए बी कहाँ दिख रहा है, देखिए ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर पी एम तथा ए सी बराबर पी एन। तो देखिए बाबू क्या लिखें, ए बी बराबर पी एम तथा ए सी बराबर पी एन। ये कहाँ से लिखें बाबू, रचना से। यहाँ लिखेंगे रचना से, ठीक है। तो रचना देखिए बराबर की ए बी बराबर पी एम, ए सी बराबर पी एन, तो वही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, एगो कोण बराबर आ गया, 2 भुजा बराबर आ गया, साइड एंगल साइड सर्वांश समता से। तो त्रिभुज देखिए ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी एम एन, ठीक है। तो सर्वांशम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है। क्या होता है बाबू, संगत कोण बराबर होता है। तो ये तो कोण तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा बाबू एम हो जाएगा, तथा कोण सी बराबर कोण एन हो जाएगा। क्योंकि सर्वांशम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण एम और कोण सी बराबर कोण एन। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर। ये तो दिया हुआ है। क्या है बाबू, दिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब आगे देखिए ए बी, तो ए बी की जगह पर हम पी एम लिख सकते हैं। ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, पी एम। हम पी क्यू जैसे वैसे रहने दीजिए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, पी एन। ये बता क्या है, पी आर है। तो देखिए हम क्या कर दिए, रचना में लिखे थे ना, ए बी को हम क्या लिखे थे बाबू, पी एम लिखे थे ना, और ए सी क्या लिखे हैं, पी एन। तो पी एन लिख दिए। अब देखिए इतना करने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे,
अब फिगर देखिए, पी एम बट्टा पी क्यू बराबर पी एन बट्टा पी आर। तो यहाँ थेल्स के विलोम लग जाएगा। तो थेल्स का विलोम क्या है? यदि कोई त्रिभुज किसी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स का विलोम क्या है? यदि कोई त्रिभुज किसी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? एम एन समांतर क्यू आर से। तो ये देखिए बाबू, एम एन समांतर क्या हो गया? क्यू आर, थेल्स के विलोम से। थेल्स के विलोम क्या कहता है? यदि कोई त्रिभुज किसी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कोण एम बराबर कोण क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और कोण एन बराबर कोण क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये क्या है? संगत कोण है। तो कहने मतलब कोण एम बराबर कोण क्यू और कोण एन बराबर कोण आर। तो ये क्या है बाबू? संगत कोण है। तो यहाँ लिख दीजिए कौन कौन? संगत कोण। संगत कोण क्यों है और कोण एम बराबर कोण बी है। तो यहाँ भी कोण हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण क्यों हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कोण एन बराबर सी है। कोण एन बराबर क्या है? सी है। यहाँ कोण एन बराबर क्या आ गया? आर आ गया। तो कोण सी बराबर भी कोण आर हो जाएगा। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर। ठीक न? तब यहाँ भी बराबर आ गया, यानी कोण बी। अब देखिए फिगर में दिखाते हैं। यहाँ भी कोण बी बराबर कोण क्यू आ गया, कोण सी बराबर कोण आर आ गया, और तो दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण पी। कोण ए बराबर कोण पी। तो तीनों कोण क्या हो गया? बराबर सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे एंगल 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 समरूपता, समरूपता से। तो एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही सिद्ध करना था। तो क्या हो गया बाबू? ये प्रूव्ड हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 36 करा धातु के 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इन गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया। बड़े गोलों की त्रिज्या ज्ञात करें। तीसरा गोला है। तो कह रहा है ना, धातु के 3 गोलों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। इन तीनों जो गोला है पिघलाकर एक बड़का को ठोस गोला बना दिए। तो यही बड़ा जो गोला है इसका त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। तो बड़ा गोला इसलिए इसका त्रिज्या आर माने हैं, आर बराबर वाट, यही हमसे मान पूछ रहा। तो तीनों गोला की त्रिज्या अलग अलग है। तो मान लीजिए, माना इसका मान कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर है। देखिए बाबू, 3 छोटा गोला को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो जब भी पिघलाकर कोई भी चीज़ में बदलने की चर्चा हो, ठीक है ना, तो बड़ा गोला का जो आयतन होगा ना बाबू, 3 छोटे गोले के आयतन का बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे। तो गोला का आयतन पता है क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो बड़का गोला है तो इसको आर क्यू करेंगे, बड़का आर के क्यू। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R1 का क्यू। ये भी क्या होगा? 4/3 पाई R2 का क्यू हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R3 का क्यू। क्योंकि गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका त्रिज्या सबके अलग अलग था, इसलिए R1 के क्यू, R2 के क्यू, R3 का क्यू। अब देखिए बाबू, टोटल में ये तो जैसे रहने दीजिए 4/3 पाई आर क्यू। इस सब में आपको क्या दिख रहा है? कॉमन। तो 4/3 भी कॉमन दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है। तो 4/3 पाई कॉमन ले लिए। तो क्या बच गया यहाँ? R1 के क्यू, R2 के क्यू और R3 के क्यू। ठीक है। तो ये देखिए कट गया, ये कट गया। तो हमको क्या मिल गया बाबू? R3 के क्यू बराबर R1 के मान दिया हुआ है कितना है? 6 है। तो 6 का क्यू हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ कितना है? 8 है। तो ये 8 का क्यू हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ 10, तो 10 का क्यू हो जाएगा। ठीक है। 6 का क्यू 216 होता है, 8 के क्यू 512 होता है, यानी 8 गुने 8 गुने 8, 3 बार करिए 512 आएगा। फिर 10 का क्यू कितना होता है? 1000 होता है। अब देखिए आर क्यू बराबर, अब इस सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 1728। 1728। अब देखिए आर क्यू बराबर, तो 1728 को हम लिख सकते हैं 12 का क्यू, यानी 12 गुने 3 बार कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1728। क्यू क्यू कट गया। तो आर बराबर कितना आ गया बुआ? 12 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका निकाले। तो माध्यिका निकालना है, दिया हुआ है वर्ग अंतराल, ये बारंबारता दिया हुआ है। तो पहले इस कंडीशन में आपको लिख लेना था, वर्ग अंतराल दिया हुआ था, बारंबारता दिया हुआ था। आपको निकालना पड़ेगा संचय बारंबारता। तो जब भी
जब भी माध्यिका रहेगा इस कंडीशन में दिया हुआ तो पहले इस कंडीशन में आपको लिख दे रहा है खड़ा खड़ा करके, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल लिख दिए, बारंबारता लिख दिए, ये तो सब तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए संचय बारंबारता कैसे निकलता है। तो बारंबारता की पहली संख्या और संचय बारंबारता की पहली संख्या बराबर होता है, ये दोनों सेम होता है। अब देखिए यहाँ कैसे लिखाएगा, तो ये जो 10 है ना पहला बारंबारता, ये जोड़ ले जाएंगे इसमें, यानी 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा वो 15 आ गया। यानी संचय बारंबारता में बारंबारता की अगली संख्या जोड़ ले जाएंगे तो ये कितना है 15 है ना, तो 15 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 23 हो जाएगा। 23 नहीं है, फिर इसमें 13 जोड़ेंगे यानी कि बारंबारता की अगली संख्या, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 है तो 36 में फिर बारंबारता की अगली संख्या जोड़िए, ये इतना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 50 आ जाएगा। 50 आ गया ना। अब देखना आगे, माध्यिका बराबर, तब माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस होता है n/2 माइनस CF/F गुने H। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। अब सबका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें सबका मतलब क्या होता है। पहला नंबर समझिए F का मतलब क्या होता है, तो F का मतलब होता है ना अधिकतम बारंबारता। तो अधिकतम बारंबारता कितना, वही F का मान होगा। तो अधिकतम बारंबारता 14 है, तो ये किसका मान होगा बाबू, F का मान होगा। तो F तो पता चल गया क्या होता है अधिकतम बारंबारता। अब CF का मान क्या होता है, तो अधिकतम बारंबारता की ठीक पहले की संचय बारंबारता, यानी CF क्या होता है अधिकतम बारंबारता के ठीक पहले की संचय बारंबारता। तो इस सामने क्या हुआ, इसका ठीक पहले क्या है A है, तो इसका क्या नाम होगा बाबू CF होगा। तो इधर लिखिए CF, इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी CF का मान कितना 36 है। अब देखना है L क्या होता है, तो अधिकतम बारंबारता के निम्न सीमा, तो इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा। ये निम्न सीमा हुआ है उच्च सीमा, तो किसका निम्न सीमा, अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा। तो कहने का मतलब L का मान कितना है बाबू 40 है। L बराबर क्या है 40 है। L भी पता चल गया। अब H देखना है क्या होता है, तो H होता है ना वर्ग अंतराल का अंतर। तो 0 और 10 में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो इसका अंतर कितना है, 10-20 में अंतर कितना का है, 10 का है। 20 और 30 में अंतर कितना का है, तो क्या है 10 का है। तो H जो होता है ना वर्ग अंतराल का अंतर, कहने का मतलब H के मान क्या रखेंगे 10 रखेंगे। अब मान पुट कर दीजिए सबका। तो देखिए L का मान 40 है प्लस n/2। अब देखिए n क्या होता है, तो n होता है संचय बारंबारता की अंतिम संख्या। तो ई n का मान हुआ, किसका मान हुआ बाबू n का मान। तो n के जगह पर क्या रखेंगे 50 रखेंगे। तो देखिए 50/2 हो गया, क्योंकि n का मान 50 था, माइनस CF का मान कितना है, CF का मान 36 है, ठीक है। अब बट्टा F का मान कितना है, तो F का मान देखिए कितना है 14 है। और गुने H का मान क्या है 10 है, वर्ग अंतराल का अंतर 10 का है तो 10 है। बस ये सब के मतलब समझ जाइए, जब भी माध्यिका कभी भी रहेगा तो इस ढंग से बनाना है। सबके मतलब समझा दिए हम। अब देखिए इसको हल करते हैं आगे कैसे। तो 40 है प्लस, ये देखिए घटेगा तो कितना बचेगा बाबू 25 होगा, सॉरी ये कटेगा तो कितना होगा 25 बचेगा। तो 25 माइनस 36 अब बटा कितना है 14, ठीक है 14 और गुने कितना है 10 बाबू। देखो घटेगा तो -11 बचेगा बटा 14 और गुने कितना है 10 है, गुने 10 है। अब आगे देखना है, तो ये 40 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया 11 गुने 10 और बटा कितना है 14 है। देखो बाबू टपकेगा तो टपका देंगे, टपकाने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए। इसका आधा होगा 7 होगा, इसका आधा होगा 5 होगा। तब 40 माइनस 11 × 5 = 55 और बट्टा क्या हुआ 7। तो इसको लहरिया कट गुना करके ये घटाने के बाद भी भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट भाग दे दीजिए। तो जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा, चाहे माध्य रहे या माध्यिका रहे बहुलक रहे, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आपको 2 ही अंक तक भाग देना है, ज़्यादा अंक तक मतलब नहीं है, बस पॉइंट के 2 अंक तक भाग दे दिए काफ़ी है। अब देखिए 55 है ना, तो इसमें भाग दे दीजिएगा रफ में। तो भाग देंगे तो कितना होगा 7 से 7 49 होगा, 7 49। तो 49 यहाँ लिख दिए बाबू, घटा दीजिए कितना बचेगा 15 में से 9 घटेगा तो 6 बचेगा। नहीं लग रहा तो यहाँ पॉइंट दीजिए, यहाँ 0। 7 × 8 = 56, 7×9 = 63। तो 7 × 8 = 56 हुआ, तो 8 बार में यहाँ 9 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, तो 56 लिख दिए। फिर घटा दीजिए कितना बचेगा, यहाँ 4
अब घटा दीजिए, नहीं घट रहा तो एक पैंचा लेगा 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, नहीं लग रहा यहाँ 0 लिखिए। 7 पचे 35, 7 छक 42, तो लगभग कितना आएगा? 6 बार में लगाएंगे, एक आध दो के कम रहेगा थोड़ा बढ़ा देंगे। यहाँ 5 भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के बाद लगभग आंसर आता है, ठीक है ना। तो 7 छक 42, 7 छक 42, ये थोड़ा नज़दीक ज़्यादा पड़ रहा था इसीलिए क्या लिख दिए? 6 लिख दिए, ठीक है। तो इसको अब देखिए, तो यहाँ तक तो हो गया बाबू। तो देखिए क्या है, 40 माइनस इसको भाग दिए तो कितना आया? 7.6 आया, 8.6 आया। अब इसको घटाना इसको, तो देखिए 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, ये कितना हो गया? 9, 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, ये पॉइंट के पॉइंट है, ये 9 हो गया। 9 में से 7 घटा तो 2 बचा, ये 3 हो गया तो 3 के 3, तो 32.14। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू? यहाँ पे लिख दीजिए 32.14। ये क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। ये सब चीज़ रैप में करना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 32.14। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है वो बचा हुआ है, उसको भी बता ही देते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 38 है, लास्ट क्वेश्चन है। करा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे जिसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। यानी ये क्या कर रहा है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है जिसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। तो बोर्ड पर बनाने में नहीं बनेगा, इसलिए हम एक पेपर ले लिए, इस पर बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ। तो ये स्केल है बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए कि क्योंकि मेरे को यहाँ पे गड़ गया था छिलक कर, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिएगा जिससे नापने में आपको घसकेगा नहीं। तो पूरा छेद नहीं करना, इसको धिपा के ना यहाँ थोड़ा सा दाग दीजिए, ठीक है, क्योंकि जिससे इसे घसकेगा नहीं नापने में, ठीक है। अब देखिए नापते हैं इसको, तो नापेंगे कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त खींचना है, 3 सेंटीमीटर हो गया ना। अब इसको घुमा दीजिए 3 सेंटीमीटर पर, तो देखिए क्या, तो ये क्या हो गया बाबू? एक वृत्त हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले ये समझिए। सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब होता है भुजा, यानी वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं बाबू? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाना है इसके अंतर्गत। तो देखिए कैसे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे है ना, तो वृत्त खींचे। अब इसके अंतर्गत समबाहु त्रिभुज देखिए कैसे बनाएंगे। इसको चाप को छेड़छाड़ नहीं करना, जितना है उतना ही रखना है, ठीक है। अब कहाँ रखिए? परिधि पर। परिधि पर मान लीजिए यहाँ रखे हैं ना। अब यहाँ से काट ले जाइए जहाँ तक कट ले जाता है। देखिए 1 बार काटे हैं बाबू, 2 बार काटे हैं, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का है, इसको छोट बार नहीं करना है। 2 बार कटा है ना, देखिए आगे 3 बार कटा है, ठीक है। अब देखिए आगे 4 बार कटा है। अब देखना है 5 बार कटा है, और क्या है? 6 बार कटा है ना। अब एक भुजा को छोड़कर मिला दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए सिंपल सा था। पहले क्या किए? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए, तो वही चाप रखना, उसको छोट बड़ नहीं करना है। अब कहों परिधि पर लेके काटना स्टार्ट कीजिए, अब काटले जाइए जहाँ तक कटता है। फिर जब तक इसी पॉइंट पर नहीं आ जाएगा जब तक काटते जाइए, तो उतने से काट ले जाएगा, तो फिर यही पॉइंट पर आ गए घूर फिर के। अब जे काटे हैं एक को छोड़कर मिलाइए, एक को छोड़कर, जैसे ई है तो इसको इससे नहीं मिलाना, इससे मिलाना, एक को छोड़कर मिलाना है आपको, ठीक है। तो ई ऐसे है ना, इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है। अब इसको छोड़कर इससे मिलाएंगे, अब इसको छोड़कर इससे मिलाएंगे, मिला दिए, ठीक है। अब देखिए नाप के देखिए सब बराबर होगा, क्या होगा बाबू? ए बराबर हो जाएगा। देखिए नाप के दिखाते हैं, इससे किधर गया? ये देखिए ई है ना, यहाँ से ऐसे, ये देखिए इतना बड़ा आया बाबू, ए भी इतना बड़ा आएगा, ठीक है। रुक जाइए, ये टेढ़ा थोड़ा होले, इसको सीधा कैसे करूँ? रहने दीजिए, समझ जाइए, ठीक है ना। ई इतना है बाबू, ए भी इतना ही है, ठीक है ना। ए भी क्या है? उतना ही है, बराबर। ये देखिए थोड़ा सा नोक टेढ़ा हो गया, अब इसको सीधा करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो तीनों क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा, आ गया ना। तो जे किए वो रचना के चरण में लिख दीजिए।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे, इसलिए लिख दिए 3 सेंटीमीटर। ये केंद्र है ना बाबू, तो केंद्र का नाम दे दीजिए O। क्या दे दीजिए O। तब जे किए न यहाँ रचना के चरण में लिख दीजिए। ये देखिए 5.3 सेंटीमीटर है। ये भी देखिए क्या है, 5 से कुछ ज़्यादा 5.3 सेंटीमीटर है। ये भी क्या है, ये भी बराबर होगा 5.3 सेंटीमीटर। तो इस पर लिख दीजिए यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर। ये भुजा भी कितना है बाबू, 5.3 सेंटीमीटर। और ये भुजा भी कितना है, 5.3 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ छूट गया, 5.3 सेंटीमीटर लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए बाबू, ये कंप्लीट कर दिए हैं। जे किए हैं वही चीज़ इसमें लिख दिए लैंग्वेज के रूप में। देखिए पहले क्या लिखे हैं, रचना के चरण क्या किए पहले, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, वही चीज़ लिखे हैं। वही चीज़ लिखे हैं, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जिसका केंद्र क्या है बाबू, O है। अब देखिए क्या किए, 3 सेंटीमीटर चाप लेकर 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा, यानी छोटे भाग किए 1 2 3 4 5 6। वही चीज़ लिखे, 3 सेंटीमीटर चाप लेकर 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा कि यानी PA बराबर PB बराबर BQ बराबर CQ बराबर CR बराबर AR है, यानी कुल इक्वल है। वही चीज़ लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में क्या लिखे हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं या बराबर होते हैं। यहाँ 3 नंबर में क्या लिखे, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब 4 नंबर में देखिए क्या है, एक भुजा को छोड़कर मिलाएं तो क्या बना बाबू, ई क्या इतना है 5.3 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ छूट गया है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है बाबू 3 है। तो वही 4 नंबर में लिखे हैं PQ बराबर PR बराबर QR। क्या है बाबू 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। अब देखिए लास्ट क्या लिखे हैं, लास्ट में क्या लिखे हैं, अतः त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत है, यानी वृत्त के अंदर में बना हुआ है। तो हो गया बाबू इसका आंसर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इंटरनेट पर जारी किया गया बिहार बोर्ड मॉडल पेपर, उसका सॉल्यूशन करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।